हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन और उसकी वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि ये डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट के जो दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों जो है जब नेचर होते हैं तो इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी लाइट के दो नेचर होते हैं। वेव नेचर में हम लोग ये मानते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है और इसके चलते हम लोग जो लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें और डिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सभी जो है वेव नेचर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया गया और उसके बारे में बताया गया। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज थी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स होते हैं और उसके फॉर्म में चलती है। जब ये पैकेट्स या बंडल्स या फोटॉन्स जब किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है, when photon falls on the metal surface, some electrons are ejected from its metal surface। और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लाइट पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा तो उसके वजह से उसके मेटल के सरफेस से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, उत्सर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब बात ये आती है कि क्या किसी भी प्रकार की जो लाइट होती है तो वो लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए पर्याप्त होती है या उससे निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट ही जब मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो ही क्या होता है, वहां से लाइट का इजेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। अगर उस एनर्जी से या उस फ्रीक्वेंसी से कम लाइट अगर उस पर फॉल करती है तो उसके मेटल सरफेस से लाइट का फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होता है। और ये जो फिनोमिना कहलाती है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when a definite frequency of light falls on the metal surface, some electrons are ejected from the metal surface and this phenomena is called photoelectric effect, and the electrons which are ejected from the metal surface is called photoelectrons। तो photoelectrons कहलाता है। अब इसमें हमने एक बात बताई कि जो सभी प्रकार की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उससे लाइट का इजेक्शन नहीं होता है। उसके लिए मैंने क्या बताया कि when a light of the definite frequency falls on the metal surface, only then the photoelectrons are ejected from that particular metal surface। अब ये जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं उस डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और डेल्ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कम से कम उतनी लाइट उस पर पड़नी चाहिए। दूसरी चीज, लाइट जो होती है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, दैट इज एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द मेटल सरफेस। और उसको जिसको मैंने नाम रखा था कि हाँ ये फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के जो पैकेट्स या बंडल्स होते हैं जिसको फोटॉन कहा जाता है। एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है, जहां पर H को हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और न्यू जो होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये एक फोटॉन की एनर्जी होती है।
दूसरी चीज, इस एनर्जी को, जो कि एक डेफिनेट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल एंड इट इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कहने का मतलब यह है कि उस मेटल सरफेस से लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस न्यूनतम या मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, हिंदी में कार्यफलन। यानी जब किसी मेटल सरफेस पर कोई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, यानी कि कोई लाइट उसमें पड़ेगी और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो उसके लिए एक न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल और दैट मेटल्स। और उसको हम लोग एनसीईआरटी में इसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क फंक्शन होता है। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वहां पर हम लोग कहीं कहीं एफ नॉट से दिया है, कहीं केवल न्यू नॉट से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, तो न्यू नॉट से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कई सारा इसका नाम है, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है इंपॉर्टेंट हुआ। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमें करना क्या है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो डी ब्रॉगली के लिए इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने फिनोमेना बताया, इसी में ये बताया गया कि लाइट जो है ना एक पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, न कि वेव के फॉर्म्स में। तो जो पार्टिकल्स फॉर्म में माना गया, बल्कि वेव के फॉर्म में भी चलते हैं पार्टिकल, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए इसको लाइट को माना गया कि पार्टिकल फॉर्म में, और बाकी वेव नेचर जो होती है, इसीलिए ना इसको कहा गया कि हाँ ये ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट होती है, यानी दो नेचर होती है, द्वैत नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, या इसको हिंदी में द्वैत प्रकृति, यानी दो इसकी प्रकृति होती है, दो नेचर होती है। कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो ये क्या लिखा मैंने, E इक्वल टू एच न्यू जो होती है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल होती है। जब कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करता है तो ये अपनी टोटल एनर्जी उस मेटल सरफेस को दे देता है, और ये एनर्जी उस सरफेस से केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट होता है तो उसमें दो चीजें, एक तो मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड मैंने बोला, यानी कि इस ऊर्जा का ही कुछ भाग, यानी इस एनर्जी का ही कुछ भाग ये वर्क फंक्शन में खर्च होता है, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होता है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होता है, काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होता है, यानी ये दो चीजों में खर्च हो जाती है। फिलहाल हम लोग अभी वो बाद में बात करेंगे, जहां पर ये जो एच न्यू आया और एक जो लाइट होती है, लाइट प्रोपेगेट in the electromagnetic waves के फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिकल पार्ट प्लस मैग्नेटिक पार्ट, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्ट दोनों के बीच में 90 डिग्री का हमेशा एंगल बनता रहता है, प्रोपेगेट करता है। विद स्पीड इसका क्या होता है, विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी को C लिखते हैं। Therefore, the energy of
लाइट बाय आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन बाय आइंस्टीन इक्वेशन, बाय आइंस्टाइन इक्वेशन या आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन से क्या होता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यहां हम लोगों ने पढ़ा इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जहां पे एम क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो लाइट है अगर ये पार्टिकल नेचर होता है तो पार्टिकल नेचर अगर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसका जो है मास है। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन हो गया एम सी स्क्वायर। अब ये जो दोनों हमारे इक्वेशन है ना, इक्वल टू एच न्यू और इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। दोनों एनर्जी ही है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इसको क्या किया जाएगा, इसको हम इक्वेट कर देंगे तो ये आएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। ये लिख सकते हैं इतना, ये न्यू इसको पढ़ते हैं न्यू, ये क्या है न्यू, और ये न्यू क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो मेटल सरफेस पे पड़ रही है। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज की हम लोग जो जानते हैं, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू एन लेमडा, पहले पढ़ा जाता था, जहां एन फ्रीक्वेंसी होती थी, लेमडा वेवलेंथ होती थी, v स्पीड ऑफ द लाइट होता था। लेकिन यहां पर v इक्वल टू एन लेमडा, जहां पे v स्पीड ऑफ द लाइट, लेमडा वेवलेंथ एंड एन फ्रीक्वेंसी होता था, 9th क्लास पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। तो ये v इक्वल टू एन लेमडा पढ़ा था। मगर यहां पर क्या है कि हम लोग चूंकि स्पीड लाइट की ले रहे हैं, तो इसलिए v के जगह पर क्या लिख सकते हैं, v के जगह c लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, c, तो ये हो जाएगा c, और n के जगह पे न्यू लिख दिया जाएगा, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी अगर वेवलेंथ को लेमडा मान लिया जाए तो c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा लिख सकते हैं, और इससे न्यू की जो वैल्यू आएगी, न्यू इक्वल टू आ जाएगा c बाई लेमडा। ये हमारे पास इक्वेशन निकलेगा। इस न्यू की वैल्यू हम लोग कहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इस न्यू की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में। देयरफॉर हमारे पास एम सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, h तो रहेगा ही, न्यू के जगह c बाई लेमडा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, c इधर भी है, c स्क्वायर यहां है, तो c स्क्वायर को हम चाहें तो c इंटू सी लिख लेंगे, तो c इंटू सी लिखने से ये c इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एम सी इक्वल टू एच बाई लेमडा आ गया। लेमडा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, लेमडा को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया h बाई एम सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला, लेमडा वेवलेंथ निकल गया। अब ये वेवलेंथ तो निकल गया, वेवलेंथ निकलने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो वही मास इंटू वेलोसिटी के जगह पर यहां पर लाइट के स्पीड को c माना है, तो m इंटू सी, यानी ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू आ गया हमारे पास h अपॉन p। यही हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन कहलाता है, लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, जहां पर p को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और इस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी।
अच्छा, अगर ये तो लाइट थी, लाइट के स्पीड से अगर ये मूव कर रहा था तो वहां पर हम लोगों ने लाइट की स्पीड को c मान लिया था। अगर लाइट की स्पीड नहीं होती और कोई और पार्टिकल, इसको एक बार फिर से पूरा देख लीजिए क्या है, ये फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है। ये लाइट चूंकि c के स्पीड से चलता है, उसके बाद आइंस्टीन के इक्वेशन से इक्वल टू mc² लिखते हैं, एनर्जी ये होता है आइंस्टीन इक्वेशन, इन दोनों ही फोटोन की एनर्जी है, तो mc² इक्वल टू h न्यू, और इससे करके हम लोगों ने ये रिलेशन जानते हैं v इक्वल टू n लैम्डा। तो v इक्वल टू n लैम्डा से हमने क्या किया है, इसको v इक्वल टू n लैम्डा से हमने यहाँ पर v के जगह c लिख लिया था, इसमें v के जगह यहाँ पे c लिखा और n के जगह न्यू और हो गया लैम्डा, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा यहाँ पे आ गया और इससे न्यू की वैल्यू निकाल के c बाई लैम्डा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, तो c यहाँ भी है, c यहाँ था c², तो c² को c इंटू सी, एक c से c कैंसिल, mc इक्वल टू h बाई लैम्डा, और इससे लैम्डा की वैल्यू h बाई mc आ गया, लैम्डा इक्वल टू h बाई, इसी को दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्राउगली वेवलेंथ इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इन जनरल अगर ये लाइट की स्पीड से पार्टिकल ना मूव करता, ठीक है, इफ particle moves with a speed v, then उस केसेस में क्या होता, लेमडा को हम लोग लिख सकते थे h अपॉन m इंटू v, जहां m तो उसका क्या है, मास, ये मास ऑफ द पार्टिकल एंड v जो है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द दैट पार्टिकल। तो एक रिलेशन हमारा ये बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हमारे प्ले स्टोर पर एक क्वांटम क्लासेज इंडिया नाम का ऐप भी आ चुका है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।